नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। मित्रों, प्लास्ट इंडिया 2026 बिल्कुल करीब आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्ट इंडिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी है और आज हमारे साथ प्लास्ट इंडिया 2026 के एनईसी चेयरमैन टिबड़ेवाल जी हैं। आइए बात करते हैं आलोक टिबड़ेवाल जी से इस आयोजन के बारे में, इस आयोजन के विजन के बारे में, इसकी प्लानिंग के बारे में, इंडस्ट्री पॉलिसी और इनकी तैयारियों के बारे में। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइट्स पे भी बात करेंगे और इनकी लीडरशिप और पर्सनल विजन क्या है इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लास्टिक्स मंच पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आलोक जी, ये जो इवेंट है प्लास्ट इंडिया 2026 के आयोजन को लेकर आलोक टिबड़ेवाल की मुख्य दृष्टि क्या है और इस बार का थीम और उद्देश्य क्या है? धन्यवाद शिवेंद्र जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई और हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप लोग निष्पक्ष तरह से और पूरे जोश से और पूरे कमिटमेंट से आप एक वो लूप हैं जो इंडस्ट्री के बारे में जो बाहर के लोग उनको ठीक कड़ी आप जोड़ते हैं। प्लास्ट इंडिया 2026 प्लास्टिक की नहीं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इवेंट जो आज तक नहीं हुआ है कोई भी इंडस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बॉम्बे लॉन्च में भी कमिट किया था कि प्लास्ट इंडिया विल बी द बिगेस्ट इवेंट इंडिया इज एवर सीन, और हम वो जो माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर रहे हैं। तो प्लास्ट इंडिया 2026 हिंदुस्तान में अभी तक होने वाला सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एक दूसरा हमने कमिट किया था कि प्लास्ट इंडिया विश्व का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होगा फॉर ओनली प्लास्टिक। तो जो हमारे पास अब आंकड़े हैं वो प्लास्ट इंडिया 2026 को विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक एग्जीबिशन भी बना दे। तीसरा हमने कमिट किया था प्लास्ट इंडिया विश्व में पहला जीरो वेस्ट एग्जीबिशन होने वाला है। तो प्लास्ट इंडिया इन ट्रू सेंस पहला जीरो वेस्ट एग्जीबिशन वर्ल्ड का होने वाला है। तो ये तीन चीजें लेके हम चले थे। इस बार भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थल का चयन, क्योंकि इसके पहले गांधीनगर हुआ तो फिर उसके बाद भारत मंडपम हुआ। इससे पहले भी लगातार प्रगति मैदान में होता रहा एग्जीबिशन, लेकिन गांधीनगर के बाद भारत मंडपम बनने के बाद ये दूसरा एग्जीबिशन। तो इसके चयन के पीछे किस तरीके की सोच और किस तरीके की दृष्टिकोण है आपका? पहली चीज, दिल्ली हमेशा से भारत का गौरव रहा है। विदेश से भी दिल्ली आना कनेक्टिविटी के हिसाब से सोचे तो सबसे सरल है। दिल्ली में होटल्स की जो व्यवस्था है वो अपने पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में है। तो जितने रूम नाइट्स दिल्ली शहर में अवेलेबल है और हर तबके का व्यक्ति रह सकता है दिल्ली में, वो एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है जी। दिल्ली की मेट्रो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि अलग अलग तबके का व्यक्ति, चाहे दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर से, वो प्रगति मैदान के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर रह के भी मेट्रो से सीधा पहुंच सकता है दिल्ली। तो जो बोलते हैं ना कि आर्थिक भार थोड़ा कम पड़ता है विजिटर के ऊपर भी, उस हिसाब से दिल्ली सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है एग्जीबिशन करने के लिए। जी जी। वेन्यू की अगर बात करें तो लगभग 5,40,000 स्क्वायर मीटर एरिया प्रगति मैदान की। अब भारत मंडपम हो गया। भारत मंडपम में जो आपके परमानेंट कंस्ट्रक्टेड हॉल्स हैं वहां पे कोई भी एग्जीबिशन 50,000 स्क्वायर मीटर 52,000 स्क्वायर मीटर का हो सकता है। प्लास्ट इंडिया वहां पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो देखने में परमानेंट हॉल लगेंगे, वो हैंगर नहीं। हम प्लास्ट इंडिया 2026 यूज नहीं कर रहे हैं। हम जो टेम्पररी स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं वो देखने में आपको लगेंगे जस्ट लाइक परमानेंट हॉल्स, जिनकी 8 मीटर क्लियर हाइट है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स है। हम वैसी व्यवस्था कर रहे हैं जो कम से कम 30,000 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो लगभग 3.5 लाख फुट हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। टोटल डिस्प्ले एरिया 75,000 स्क्वायर मीटर को क्रॉस कर रहे हैं। 2023 प्लास्ट इंडिया 50,000 स्क्वायर मीटर या 51,000 स्क्वायर मीटर का था। गुजरात में गांधीनगर में हमने 49,500 रिसीव किया था। तो प्लास्ट इंडिया 2026 अब 75,000 स्क्वायर मीटर प्लस होने जा रहा है, तो लगभग 1.5 हो गया। तो ये 1.5 होते ही, और अब हमने इसको 6 दिन का कर दिया, 5 दिन की जगह। तो हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम फुटफॉल 6 लाख क्रॉस कर जाएगा इस बार। तो और इतना बड़ा वेन्यू नहीं है, कोई वेन्यू
75,000 स्क्वायर मीटर का डिस्प्ले एरिया के साथ हमारे पास 5,40,000 ग्रॉस एरिया। तो उतने लोगों का इकट्ठा होना, उनको ईज ऑफ विजिटिंग एग्जीबिशन होना, बाकी फैसिलिटी क्रिएट करना, उसके लिए भी जगह चाहिए ना भाई साहब। उसीलिए भारत मंडपम हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वेन्यू है अपने देश का, क्योंकि इसकी ग्रॉस बड़ी है। आलोक भाई, 2023 के बाद भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके के बदलाव आए हैं जिन्हें इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा? 2023 के बाद, एक तो 2023 में कोविड से सिर्फ बाहर निकल रही थी पूरी इकोनॉमी, और 2022-23 तक एक सस्टेनेबल मॉडल चल रहा है, किसी से सस्टेन कर ले, क्योंकि काफी लोगों को काफी दिक्कतें आई थी कोविड के बाद। तो 2023 के अंत तक लोग संभल गए। अब जो आप इकोनॉमी देख रहे हैं कि इकोनॉमी हम 4 ट्रिलियन पहुंच गए हैं, और ये भी तय है कि अगले 10 वर्षों में हम 10 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। तो ये जो 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की भागीदारी होगी, इसमें प्लास्टिक उद्योग के पास इसकी भागीदारी बहुत बड़ी आने वाली है। तो आप चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे टोटल इकोनॉमी साइज की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, या बैलेंस ग्रोथ इस देश में बात करें, प्लास्टिक की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि आज भी और आने वाले अगले 10 वर्षों तक भी 80% से ज्यादा जो उत्पादन होगा वो एमएसएमई में होगा। तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है उद्योग में, टेक्नोलॉजी का भी। अच्छा, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि 2022-23 में 2020-21 के बाद कुछ नया निवेश नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी में। उन 2-3 वर्षों में सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही थी, कैसे उद्योग बच जाए। 23 के बाद टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े आकार में आ रहा है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन के अंदर हर व्यक्ति स्केल की बात करने लग गया। तो सेम व्यक्ति जो जिस सब्जेक्ट में काम कर रहा था या फील्ड में था, अब वो स्केलिंग अप की भी बात कर रहा है। तो हायर आउटपुट की मशीनें बोल लीजिए, कम बिजली की खपत वाली मशीन बोल लीजिए, वो एक बहुत बड़ा एक मानसिक बदलाव आया लोगों में कि अब लोग स्केल की तरफ जा रहे हैं। तो इस बार आप जो एग्जीबिशन में देखेंगे, हमारे पास 35,000 स्क्वायर मीटर, भारत में दूसरे जो एग्जीबिशन होते हैं उनमें किसी में भी 35,000 स्क्वायर मीटर मशीन का डिस्प्ले देखा ही नहीं है लोगों ने। तो जितना बड़ा डिस्प्ले हम मशीन का लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा डिस्प्ले आज तक भारत ने देखा ही नहीं है। सर, इस बार कितने देशों से एग्जीबिटर्स के भाग लेने की उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि कम से कम 70 से 80 देशों के एग्जीबिटर भाग लेंगे। तमाम आयोजनों में एक बात देखी जाती है आलोक भाई, जो स्टार्टअप्स हैं, न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको एक खास तवज्जो दी जाती है तमाम एग्जीबिशंस में, तमाम प्रदर्शनियों में, और सरकार भी इन्हें प्रोत्साहित करती है कि नए इनोवेटर्स आगे बढ़ें, नई चीजें आगे बढ़ें। तो जो नई जनरेशन है, खास करके एमएसएमई और स्टार्टअप्स, इनके लिए क्या सुविधाएं, किस तरीके की व्यवस्था? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम एक एमओयू साइन कर रहे हैं आईएम से, और हमारी जो थीम, आपने पूछा थीम क्या है, हमारी थीम जो पूरे एग्जीबिशन की है, एग्जीबिशन का जब भारत नेक्स्ट बोलते हैं, अगले 10 साल का यूथ की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉयबल यूथ इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। जहाँ हम बोलते हैं हमारी 70% वर्कफोर्स 35 साल से कम आयु की है, आधी वर्कफोर्स हमारी 28 साल से कम आयु की है। हम एक आईएम से टाई अप करने जा रहे हैं, हम ये कंपटीशन लेके जा रहे हैं सारे कॉलेजेस में, और हम ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया से हट के अब हम बात कर रहे हैं बॉर्न इन इंडिया। मेक इन इंडिया है कि जो चीज आप भारत में जिसका उत्पादन कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बॉर्न इंडिया, वो आइडिया, वो टेक्नोलॉजी या वो इनोवेशन जिसका जन्म हमारे देश में हुआ, उसको स्केल अप करने की बात करें। कि लोग अगर अमेरिका में, यूरोप में कोई चीज बना रहे हैं तो वो ये कहेंगे टेक्नोलॉजी इंडियन है, तो हम देश को उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं भारत को। और वो अगर संभव हो पाया तो शायद हमें सबको गर्व होगा कि इंडियन टेक्नोलॉजी को लोग फ्रांस में बना के बोले मेड इन फ्रांस। हम ये कहते हैं कि एक आइडिया 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति को भी आ सकती है। 16 साल की न्यूनतम आयु है कि 16 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, ऊपर की आयु की हमने सीमा नहीं रखी है। एक 70 वर्ष के आदमी को भी एक नई आइडिया आ सकती है, नया इनोवेशन आ सकता है। हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसमें से हम पहले उसको चर्न आउट करेंगे। जो भी आदमी रजिस्टर करेगा इसके लिए, उसको हम फ्री एंट्री देंगे। उसके बाद पहले हम चर्न करेंगे जितनी भी एंट्री आएगी उससे 100 तक, जो आईएम करेगी, आईएम की ज्यूरी करेगी। 100 से फिर 50 तक करेंगे। 50 के बाद नई ज्यूरी आएगी जिसमें से हम 10 टॉप आइडियाज, इनोवेशंस या सोच को आइडेंटिफाई करेंगे। उन 10 को हम आमंत्रण देंगे, उनको हम प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन में निःशुल्क जगह देंगे, जिससे ये हमारा दायित्व है
कि ये जो ब्रिलियंट आइडियाज छोटे छोटे घरों से निकलती है और आर्थिक कंपल्शन के कारण वो व्यक्ति परसू नहीं कर पाता, वो आइडिया वहीं मर जाती है। हम चाहते हैं उसको नर्चर करें, उनको हम प्लास्ट इंडिया में बुलाएंगे, उनको जगह भी देंगे, उनको एक टोकन प्राइज मनी भी देंगे, जिससे कि वो अपनी आइडिया जितने विजिटर उनसे डिस्कस करे, इंडस्ट्री लीडर से डिस्कस करे, और जिस इंडस्ट्री लीडर को समझ में आए वो उससे पार्टनरिंग करे। और प्लास्ट इंडिया उन 10 आइडिया को देख के शायद इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करे उन 10 आइडियाज को, जिससे कि उनका जन्म हो वास्तविक रूप से। तो ये ऐसी कुछ सोच है जो एकदम नया है, जो किसी ने नहीं किया, लेकिन वो हम करने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया और सस्टेनेबल प्लास्टिक, इस संदर्भ में जो प्लास्ट इंडिया 2026 है, इसकी क्या भूमिका है, किस तरीके से परिभाषित करेंगे? प्लास्ट इंडिया ने ये अनाउंस किया था बॉम्बे में कि हम जीरो वेस्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं। दिल्ली में जब हमने दिल्ली लॉन्च किया था, मुख्यमंत्री जी आई थी, उसमें मैंने ये भी कहा है कि हम जीरो वेस्ट कर रहे हैं। 350-400 टन वेस्ट जो भी एग्जीबिशन में जनरेट होगा, इंक्लूडिंग फूड वेस्ट, उसमें से 100 ग्राम भी लैंडफिल में नहीं जाएगा। हम सारे वेस्ट को ट्रीट करेंगे, कंपोस्टेबल वेस्ट को कंपोस्ट किया जाएगा, फूड वेस्ट को हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करेंगे, और हम पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और प्रधानमंत्री को, कि एग्जीबिशन करने का तरीका ये होना चाहिए कि हर एग्जीबिशन को आप जीरो वेस्ट करिए। आलोक भाई, इस आयोजन में जो सस्टेनेबिलिटी है और सर्कुलर इकोनॉमी है, हाँ, इनमें कुछ खास तो हम आपको मैसेज दे रहे हैं ना। मैंने डिक्लेयर ये किया है कि मेरे एग्जीबिशन में हर चीज प्लास्टिक जो यूज हो रहा है वो या तो रीयूज होगा या रिसाइकिल होगा। तो प्लास्टिक की जितनी भी चीजें आप देखते हैं, चाहे वो पैकिंग मटेरियल हो, चाहे मेरे फ्लेक्स बैनर हो, चाहे मोटा प्लास्टिक, सब चीज का एक एक ग्राम में उसकी स्टोरी आपको दूंगा कैसे हमने रीयूज किया। तो अगर हम इतने बड़े एग्जीबिशन में ये कर सकते हैं तो आप डेली के जीवन में तो कर ही सकते हैं। मैसेज बड़ा क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यूज कर रहा है उसकी है। प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन में प्लास्ट इंडिया के चेयरमैन की और प्लास्ट इंडिया की समिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम यहाँ यूजर हैं। तो हम ये दिखाने वाले हैं कि 350 टन वेस्ट को अगर हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो एवरी पर्सन इन इंडिया शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम ले। आलोक भाई, चूंकि प्लास्ट इंडिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, तो इतनी बड़े आयोजन को किस तरीके से समन्वित करते हैं आप लोग, और इस बड़े आयोजन में मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ी चुनौती अगर मुझसे आप पूछे होती है कि हम टीम को एम्पावर नहीं कर पाते। हमारी कमेटी में अगर 50 व्यक्ति हैं तो मैं ये कहता हूं कि जब हम बोर्ड में बैठते हैं कि यहाँ पे 50 चेयरमैन बैठे हैं एनईसी के, और हर व्यक्ति जो मेरी कमेटी में है वो सक्षम है टू बिकम चेयरमैन ऑफ प्लास्ट इंडिया। क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी है, इसलिए मैं थोड़ा लकी हूं कि मैं चेयरमैन बन गया। लेकिन हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है और डेडिकेशन और कमिटमेंट की कमी भी नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की जितनी भी एसोसिएशंस है, बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन से ज्यादा सशक्त है, ज्यादा पैशनेट है। जितने एग्जीबिशंस इंडिया में प्लास्टिक की इंडस्ट्री की एसोसिएशन करती है और कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन नहीं करती है। यहाँ हम सब निस्वार्थ करते हैं। सारे लोगों एक मुहिम सी है कि हर आदमी बड़ा पैशनेट अपनी अपनी संस्था को लेके, और जितना समय इंडस्ट्री के लोग इन सब चीज में देते हैं बिना मूल्य के, उसका मूल्यांकन तो आप कर नहीं सकते उस समय का। आपका अगर उद्देश्य अच्छा है और कुछ हट के है, और अगर आप थोड़ी सी उसमें देश भावना का मिश्रण कर देते हैं, तो सारा रास्ता बहुत ईजी हो जाता है। चौथी चीज होती है गुड लाइजनिंग विद स्टेक होल्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। तो हम क्या करते हैं, प्लास्ट इंडिया में हम ओनरशिप सबको दे देते हैं। तो हमने क्या किया, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, कि हम हर व्यक्ति को, हर स्टेक होल्डर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारे जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे बात करके देखिए, उनको लगता है उनका एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन तो रोज वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक ओनरशिप आप दे देते हो ना सामने वाले को, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ज्यादा, एंड ही शुड टेक बैक वो प्राइड। प्लस मैं निजी तौर पे जानता हूं कि आप अगर सबकी रिस्पेक्ट को होल्ड करके रखो तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो आपको हर व्यक्ति जो भी कैटेगरी में, जो भी कैपेसिटी में आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो एक पत्रकार है, चित्रकार है, सफाई कर्मचारी है, बड़ा इवेंट का जो सेटअप करता है वो हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या अपनी टीम हो, चाहे प्लास्टिक ऑफिस के नीचे से ऊपर के जितने भी मेरी स्ट्रॉन्ग टीम है, हर आदमी को ओनरशिप दीजिए। हर आदमी को महसूस करना चाहिए वो गौरव कि उसे अपॉर्चुनिटी मिली प्लास्ट इंडिया का हिस्सा होने का। तब सब चीजें बहुत आसान है।
आलोक भाई, चूंकि भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री में हर स्टेट में अपनी अपनी एसोसिएशन है, तो इन तमाम एसोसिएशन को के बीच में तालमेल बनाने के लिए इससे पहले आपको समन्वय समिति का प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की तरफ से चेयरमैन भी मनोनीत किया गया था, और उस समय आपने कुछ काम भी किए। तो अभी एक बड़ी चुनौती है एसोसिएशन को आपस में जोड़ करके तालमेल बना करके, क्योंकि प्लास्ट इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो तमाम एसोसिएशन का जुड़ाव ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 5 वर्षों में तो इन एसोसिएशंस को अपनी ओनरशिप दिखने लगी है प्लास्ट इंडिया में। तो आप इमोशनल अटैचमेंट बोलिए, फाइनेंशियल अटैचमेंट बोलिए, कमिटमेंट बोलिए, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और सब में बहुत जोश है। तो सबके लिए प्लास्ट इंडिया 2026 में जितने उत्सुक वो है उतने ही हम हैं, मतलब बराबर है, मतलब कहीं भी कोई गैप नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर आदमी के साथ उचित, जिसका बोलता है ना पार्टिसिपेशन, उनका सजेशन लेना, उनसे सहायता मांगना, वो चल रहा है और हमें सहायता मिल भी रही है। आलोक भाई, एग्जिबिटर्स और विजिटर्स के लिए इस बार डिजिटल तकनीकी में किस तरीके के सुधार किए जाएं उनको, और डिजिटल तरीके से किस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग? पहली बात, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं विजिटर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्जीबिशन, रजिस्ट्रेशन। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है हमने। अभी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो हमने उसमें ऑप्शन भी डाला है, इफ दे वांट, उनका बैजेस उनके घर पहुंच जाएगा। जो विजिटर या एग्जीबिटर बैजेस लेके आएगा उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर है, वो सीधा चलता जाएगा एग्जीबिशन में स्कैनिंग के बाद। जो आदमी प्री रजिस्टर्ड है और वहाँ बैज प्रिंटिंग कर रहा है, वहाँ भी हम 140 काउंटर बना रहे हैं। टर्नओवर एक आदमी को काउंटर पे जाके बैज लेके बैज निकलने में 4 सेकंड लगेगा सिर्फ। हमने नंबर ऑफ काउंटर्स भी बढ़ा दिए हैं। हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि मेरे एग्जीबिशन में 1 घंटे में 30,000 आदमी आराम से अंदर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डे 1 डे 2 बहुत भीड़ होगी, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, बहुत भीड़ होगी, तो पहले 4 दिन बहुत प्रेशर रहेगा। तो एक तो ये है टेक्नोलॉजी का। दूसरा, हमने एक ऐसी ऐप बनाई है जो आज तक पहले किसी एग्जीबिशन में नहीं है, जो 100% ऑफलाइन ऐप है, AI ड्रिवन है। आपसे हम जो जानकारी ले रहे हैं जब आप रजिस्टर करते हो एज विजिटर्स, उसमें सारी चीजें से वो AI आपको प्रॉम्प्ट करेगी, आपको क्या देखना चाहिए, आपके पसंद की चीज कहाँ मिल सकती है। इसके बाद उसके अंदर ऑफलाइन पूरा मैपिंग किया हुआ है कि जैसे आप गूगल में खोजते हैं लोकेशन, आपने मुझे फोन किया, आलोक भाई आप कहाँ हैं, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से QR कोड आपको स्कैन करके भेजूंगा। आप उसके बेसिस पे आपने उसमें डालोगे तो दिख जाएगी आलोक जी से मिलने के लिए आपको इतना मीटर तय रास्ता है, ये रास्ता तय ऐसे जाना आपको और इतना मिनट लगेगा। एक एग्जीबिशन में आदमी का वक्त खराब होता है या तो एग्जीबिटर खोजने में, या दूसरे साथी व्यक्ति को खोजने में, या कोई फैसिलिटी खोजने में। सब चीज ऐप में प्री लोडेड है। तो ये मेरे हिसाब से गेम चेंजर होने वाला है। हर एग्जीबिटर का अलग QR कोड है, ई विजिटर आप बन सकते हैं। आपका स्टॉल है, मैं गया, आप व्यस्त हैं, मैंने स्कैन करके मैं आगे निकल गया, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी कि मैं आपके स्टॉल पे आया था, तो आप मुझसे संपर्क कर लेंगे एज एन एग्जीबिटर जी। एग्जीबिशन के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर आपके स्टॉल पे हो सकता है आप 100 आदमी से लेकर 1000 आदमी आपका स्टॉल को स्कैन करके गए, तो आपके ई विजिटर हो गए बाकी 900 या बाकी 1000। तो आपकी ऑफिस का डेटा आएगा इन कॉन्फिडेंस कि आपके यहाँ ये व्यक्ति आए थे जिनको आपसे बात करने में इंटरेस्ट था, तो आपके ई विजिटर, एक नई फैसिलिटी हम ऐड कर रहे हैं ई विजिटर की, वो ऐड हो गई। इसके अलावा लोगों का समय खराब होता है फोन को चार्ज करने में, तो हम मोबाइल चार्जर स्टेशन लगा रहे हैं 40। आप कहीं से भी जाइए, मोबाइल चार्जर उठाइए, उसके साथ कॉर्ड्स भी हैं सारी, आप अपना मोबाइल चार्ज करते रहिए, और किसी भी मोबाइल चार्जिंग स्टेशन मैदान के हर कोने में, हर स्टॉल में आपको दिखेगा, वहां जाके जमा कर दीजिए वापस, तो आपका वो समय भी बचेगा। हम फूड कोर्ट बना रहे हैं, 60,000 स्क्वायर फुट का फूड कोर्ट, किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 2,500 से 3,000 आदमी बैठ के खा पाएंगे वहां पे। एक्चुअली जो इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आते हैं और इंटरनेशनल B2B नेटवर्किंग एग्जीबिशन में, खास करके प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन में काफी महत्व रखती है। तो ऐसे निवेशकों के लिए या इस तरीके के लोगों के लिए जो उद्योग संवाद की स्थिति है, इंडस्ट्री मीट वगैरह, इस तरीके का कुछ खास क्या, किस तरीके की व्यवस्था है? हम जो बायर सेलर मीट कर रहे हैं, हम प्लास्ट इंडिया इस बार खुद ही होस्ट कर रही है बायर से। तो हमने एक टारगेट में हम 100 बायर्स लेके आएंगे, सीरियस बायर्स, जिनकी पूरी बैलेंस शीट की स्क्रूटनी हो रही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी वो क्या सक्षम है
एक बड़ा बिजनेस लाने के लिए एग्जीबिटर्स के लिए, तो वो 100 बायर का पूरा स्क्रीनिंग चल रहा है, जिसका पूरा खर्चा जो है रहने का लेके वो प्लास्ट इंडिया उठा रहा है। और एक अलग से अच्छे से वो रिवर्स बायर सेलर मीटिंग करेंगे जो प्लास्ट इंडिया खुद कर रहा है। इसके अलावा हम एक अलग लाउंज बना रहे हैं फॉर इंटरनेशनल विजिटर्स एंड एग्जीबिटर्स, और वो लाउंज बेसिकली इज गोइंग टू बी अ साइलेंट जोन, जहाँ पे कोई भी एग्जीबिटर जो प्रोमिनेंट स्पॉन्सर्स है या इंटरनेशनल एग्जीबिटर है या इंटरनेशनल विजिटर है, उसको अपनी मीटिंग किसी भी भारत की कंपनी से करनी है तो साइड में कर सकता है ऑन द साइडलाइन इन दैट प्लेटिनम लॉन्च। इसके अलावा पूरा कन्वेंशन एरिया हमारा बुक किया हुआ है। उस कन्वेंशन एरिया में हम बुकिंग खोलने वाले हैं, उसमें छोटे छोटे रूम्स हैं 30 सीटर 50 सीटर, वो हम एग्जीबिटर्स को ऑफर करने वाले हैं। जो भी हमारी कॉस्ट है वो एग्जीबिटर 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 8 घंटा के हिसाब से ले सकता है हमसे, जिसमें वो अपनी खुद की मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज या डीलर मीट या जो भी करना है कस्टमर मीट वो कर सके। इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट से लेकर के प्लास्ट इंडिया 2026 के चेयरमैन तक की आपकी जो यात्रा रही, इस यात्रा में सबसे प्रेरणादायक पल कौन सा रहा, उसके बारे में थोड़ा। सर, प्रेरणादायक पल में तो आप भी प्रेरणादायक ही हैं, क्योंकि आपसे मैं 2016 में मिला था। 2015 तक मैं कहीं भी नहीं था, आपको पता है। आपको भी मैंने देखा, आपकी बल्कि जो शैली है 9 साल में मैंने देखा, आप और ज्यादा पैशनेट होते जा रहे। तो मतलब आप पत्रकार की सी जगह आप एक कवि बन गए। जो कवि होता है ना अपनी लेखनी बड़ा पैशनेट, कमर्शलाइजेशन किया ही नहीं। 9 वर्षों में कई लोगों से करना चाहिए, उनकी तरफ भी मेरा आभार है। क्योंकि इन्हीं कड़ी में आखिरी सवाल है, जो आने वाले एग्जीबिटर्स हैं, जो आने वाले विजिटर्स हैं, खास करके प्लास्ट इंडिया 2026 के एनईसी चेयरमैन के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहता हूँ, ये आपका एग्जीबिशन है, आपके द्वारा आयोजित है, आपके ही जो निष्ठा रही है इस उद्योग के लिए आपकी पिछले 30 वर्षों से, उसके कारण आज प्लास्ट इंडिया 2026 है, 12वां एडिशन है। 11 चेयरमैन, 11 प्रेसिडेंट, 11 कमेटियों ने अपना सब कुछ इसमें स्वाहा किया, तब जाके ब्रांड खड़ी हुई है। इसे अपना समझिए और आप ही को आपके एग्जीबिशन में आना है, मेरा एग्जीबिशन नहीं है। मैं कोई भी तरह बड़े रूप में छोटे रूप में अगर आपकी सहायता कर पाऊंगा तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे फोन करिए, संपर्क करिए, आपको जवाब मिलेगा। लोगों को सबको संतुष्ट करना संभव नहीं किसी के लिए, तो जिस आदमी को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया अब तक, उनसे मैं अभी माफी मांग रहा हूँ। जिनको आगे नहीं कर पाऊँ उनसे भी अभी से माफी मांग लेता हूँ। लेकिन ये विश्वास रखिए, निष्ठा में कमी नहीं है, उद्देश्य में कमी नहीं है और सोच में कमी नहीं है। कुछ चीजें सीमित होती है, कितनी जगह मेरे पास है वो सीमित है, कौन सी जगह मैं किसको दे पा रहा हूँ वो सीमित है, लेकिन जो भी किया गया है सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है, वैसे ही होने वाला है। आप सबका उचित सहयोग भी चाहिए, उचित सम्मान भी बना रहेगा। और आपसे ये निवेदन है, आपका एग्जीबिशन सोच के आप आइए और इसको सक्सेसफुल आप ही कर सकते हैं। मैं सजा सकता हूँ, सजावट सक्सेस नहीं है, तो कमी हम आयोजन में नहीं रखेंगे, लेकिन आयोजन का जिसको बोलते हैं संपूर्ण आयोजन तब होगा जब हर आदमी इसमें आके भाग ले एज एग्जीबिटर विजिटर, और आके इस जर्नी को और बड़ी बनाए, खुद के लिए भी और उद्योग के लिए भी और देश के लिए। तब मैं कहूंगा कि प्लास्ट इंडिया 2026 का जो विजन थी या जो जर्नी हमने तय की थी वो तब हम पूरा कर पाएंगे। जब हम देखेंगे 6 लाख कम से कम फुटफॉल आए हमारे पास, सारा चीज सुचारू रूप से चले, कंप्लेंट्स को हम 0 टॉलरेंस पे एड्रेस करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, और बहुत ज्यादा विजिटर सेंट्रिक एग्जीबिशन है। ये पहले एग्जीबिशन को मैंने डिक्लेयर किया, इट इज गोइंग टू ए विजिटर सेंट्रिक एग्जीबिशन। हम विजिटर की सुविधाओं पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि विजिटर्स को वो एक्सपीरियंस दें जैसा एक्सपीरियंस उन्हें विश्व में किसी भी एग्जीबिशन नहीं मिला होता। विजिटर्स को एक बेहतरीन एग्जीबिशन प्रोवाइड करने के साथ ही उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के वायदे के साथ ये हैं हमारे साथ आलोक टिब्रेवाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। और निश्चित रूप से प्लास्ट इंडिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी को लेकर आलोक टिब्रेवाल जी बतौर चेयरमैन बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहे हैं। फिर कई सवालों को लेकर और प्लास्ट इंडिया 2026 की नई अपडेट को लेकर आपसे पुनः रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।